कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। Hello, my name is Jnanish Hemendra Shinde and I secured 100 percentile in JEE Mains 2023 Session 1। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी रखी थी, कैसी प्लानिंग की थी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको अपने स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन में तो मैंने अपने क्लास नोट पे फोकस किया था। हमारे सर बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया था और सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो उसके लिए एच सी वर्मा एक अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें थ्योरी भी है और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी है। और अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें इरोडोव एक बुक है, उसमें क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस की बुक है बस, और उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी लिखी होती है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक एडवांस का एक अच्छा सा आपको एक्सपोजर मिलता है कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस का। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो बेसिकली मैं, जैसे कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो मैकेनिक्स में एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं एफबीडी पहले बनाता था और फिर आगे प्रोसीड करता था सॉल्व करने के लिए। फिर बाकी कुछ टॉपिक्स जैसे ऑप्टिक्स है तो रे डायग्राम्स भी हेल्प करते हैं बनाने में क्वेश्चंस को। और कोई भी जनरल न्यूमेरिकल हो तो मैं पहले एक माइनर पिक्चर बनाता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम में सिचुएशन जो दी है उसको अंडरस्टैंड करता था और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस के लिए प्रोसीड करता था। प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना एक बहुत एडवांटेजेस होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है उस लेवल के क्वेश्चन का, क्योंकि आप वही एग्जाम देने वाले हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो एक मस्ट है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करना चाहते हैं अच्छे से। और मॉक टेस्ट, यस, हमारे मॉक टेस्ट कोचिंग में भी होते थे। और ऐसे अगर आप जाए तो एनटीए का जो ऐप है, अभ्यास, एनटीए अभ्यास ऐप, उस पर भी मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है। आप उसमें भी मॉक टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। और इनफैक्ट उस ऐप का एक बहुत अच्छा ये है फीचर कि वो आपका टेस्ट होने के बाद आपके स्कोर और आपका एनालिसिस भी देता है उसके साथ, और आपके जो क्वेश्चन गलत हुए या फिर जो गलत नहीं भी हुए और पर आपको ज्यादा टाइम लग गया उनमें, तो उसका भी एनालिसिस देता है और साथ में सॉल्यूशन भी देता है। तो आप एक एनटीए अभ्यास ऐप करके उसका यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसे कि जो मेंस है या फिर एडवांस है तो इसमें 11th और 12th का वेटेज तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 12th का थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब ईएमआई, मैग्नेटिज्म पूरा वो, और एसी, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इन पे अच्छा खासा अगर आपका कमांड है तो आपको काफी मदद मिलती है। और मैकेनिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में जितने भी टॉपिक्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स है, खासकर रोटेशन। तो आपको रोटेशन में भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि एंगल मोमेंटम, ज्यादा हाई फाई जाने की भी जरूरत नहीं है कि आप एकदम मेट्रिसेस यूज करके रोटेशन सॉल्व कर रहे हैं। आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस पर आगे बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको और एक्सपोजर चाहिए तो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और ऑनलाइन और मतलब नेट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स है ही, तो अगर आपको और एक्सपोजर चाहिए तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि सेल्फ घर पे पढ़ते समय मैं फिजिक्स में बेसिकली होमवर्क पहले करता था। होमवर्क करने में मुझे अराउंड 1.5 to 2 आवर्स लग जाता था। उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा फिजिक्स के लिए तो मैं उसमें जो हमारे असाइनमेंट्स जो मिले या फिर इरोडोव सॉल्व करना, एच सी वर्मा से थ्योरी पढ़ना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सब करता था। केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है, पर मेंस में ज्यादा मैकेनिज्म बेस्ड या फिर नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट रिएक्टेंट, आपको रिएजेंट पता है तो आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, वैसे टाइप की प्रिपरेशन ज्यादा और वैसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाता है मेंस में। तो अगर आपको रिएक्शंस पता है और खासकर एनसीईआरटी के रिएक्शंस, ज्यादा एक जो बाहर की रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है उन पे फोकस ना करके आप, अगर आपको एनसीईआरटी के रिएक्शंस पे कमांड है तो आपका मेंस बहुत अच्छे से चला जाएगा। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए कि इसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आंसर की में, तो उसमें एनसीईआरटी का अगर आप कोट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए और आईओसी और ओसी के लिए, दोनों के लिए। आईओसी में भी जो टॉपिक्स है उनमें, अब आईओसी में तो सभी बच्चों को रटना ही पड़ता है, मतलब और तो कोई चारा है नहीं आईओसी में। तो आईओसी में आपको जो फैक्ट्स है वो पता होनी चाहिए, रिएक्शंस पता होनी चाहिए। और जैसे कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईओसी के रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्ट एनालिसिस तो मेन एडवांस के ओरिएंटेड ज़्यादा है, पर मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉक केमिस्ट्री तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपके चारों ब्लॉक्स आ जाते हैं। उसमें भी पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा है तो लोगों को लगता है कि कैसे याद होगा, तो अगर आप कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहें तो वो अच्छे से हो जाता है। तो बेसिकली ब्लॉक केमिस्ट्री को कंट्रोल में करने के लिए तो आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना ही पड़ेगा। वो रिवीजन से ही हो पाएगा, क्योंकि इतने फैक्ट्स है कि याद रखना पॉसिबल वैसे ही हो पाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी ने लिखा है, वो लेवल जो है वो मेंस के लिए काफ़ी है, पर अगर आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है एडवांस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का, तो नीरज कुमार सर की एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें क्वेश्चन ही, उसमें थ्योरी नहीं है, पर थ्योरी अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें कर सकते हो। और उसमें एक अच्छी बात है उस बुक की कि उसमें पीछे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। तो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप उसे पीछे हिंट और सॉल्यूशंस भी पढ़ सकते हैं। तो आप वैसे करेंगे तो आपका पीसी का एडवांस लेवल का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मेंस लेवल के लिए तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी से आप ज़्यादा बढ़ के ना भी करें तो भी हो जाएगा। और एडवांस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखी जाए तो एडवांस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म्स क्योंकि उसमें सीधी ऐसी रिएक्शंस नहीं पूछी जाती जो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए, तभी आप रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, तो उन रिएक्शंस के लिए आप ऐसे ना जाए कि नेट पे जाके आप बस रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो वो इतनी सारी रिएक्शंस है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स देखिए, उन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में जो जो रिएक्शंस है आप अगर चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं कि ये सारी नेम्ड रिएक्शंस यूज हुई है। तो फिर आप अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप फिर बस नेट पे उन क्वेश्चंस की उन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, उन रिएक्शंस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो वैसे कर सकते हैं। पर अगर बस आप जाके नेट पे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा, उससे बहुत ज्यादा के रिएक्शंस। और पीसी के लिए आईओसी के लिए भी एडवांस में मतलब बेसिकली एनसीईआरटी से पूछता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे कि स्प्लिटिंग एनर्जी है और लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड वाले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका हो जाए आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आपका पी ब्लॉक अगर स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका पी ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट एनालिसिस भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। पर आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती है सॉल्ट एनालिसिस की, तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। यूट्यूब या फिर नेट पे बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे वीडियोस है, आप उनसे आराम से सॉल्ट एनालिसिस का कवरेज ले सकते हैं। मैथ्स के लिए तो मेंस में आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेंस के लिए कि मेंस में बहुत बार पेपर्स लेंदी आ जाते हैं। तो लेंदी आ जाता है, तो अगर आपको पेपर टाइम पे सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। और एडवांस में भी कुछ कुछ टॉपिक्स में मैथ्स में ज्यादा वेटेज देखा गया है और ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन तो एक पोर्शन है वेक्टर 3D का। उसमें क्वेश्चन इनफैक्ट लंबे भी होते हैं और बहुत बहुत थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो अगर आप वेक्टर 3D की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो एक आपका सब्सटैंशियल क्वेश्चन कवर हो जाता है। फिर कैलकुलस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, और लास्ट में फिर इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। और जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसमें लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वो तो मतलब जैसे कि एक एक्सप्लिसिटली एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसका यूज वो थ्रू आउट क्वेश्चन में करवाता है बच्चों से। और वो हर क्वेश्चन में लगता है। फंक्शंस के भी क्वेश्चन में कैलकुलस यूज हो ही जाती है बहुत बार। और 11th के पोर्शंस में अगर देखा जाए तो 11th के पोर्शंस में मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर साल देखा जाता है क्वेश्चन आते ही हैं। और उसमें भी दो पार्ट्स है, एक तो सर्कल स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट और दूसरा कोनिक्स वाला पार्ट। तो कोनिक्स वाले पार्ट में भी पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला से हर साल क्वेश्चन आता है। एलिप और ज्यादा क्वेश्चन आता है, एलिप्स हाइपरबोला से उतने नहीं आता है, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप पैराबोला पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो आपको आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाता है। और मेंस के लिए तो अगर आपको स्पीड के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने चाहिए। उसमें आपको अगर स्कोर्स आपके कम आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पेपर एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि आपकी क्या मिस्टेक्स हुई है, आप देखिए कि वो मिस्टेक्स क्यों हुई हैं। अब सपोज आपका ध्यान नहीं था, आपकी सिली मिस्टेक हो गई, ऐसी तरह की मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है,
या तो आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था और आपने कुछ और समझ के मिस्टेक कर दी। तो आप अपनी मिस्टेक्स को ऐसे एनालाइज कीजिए और देखिए कि सपोज जो जो टॉपिक्स पे आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही है, तो उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा रिव्यू कीजिए। उन पे अगर आप कोई फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल को साइंस और मैथ्स के लिए, तो आप उनके उनके वीडियोस देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स में तो मैंने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो की नहीं थी। मैं अपना कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करता था। पर अगर आपको करनी है तो मेंस की जो बुकलेट्स बहुत मिलती है मार्केट में बहुत सारी, तो आप कोई भी बुक, मेनली प्रीवियस पेपर्स ही करने होते हैं मेंस के लिए। और एडवांस के लिए अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करना है तो एक ब्लैक बुक होती है, मुझे ऑथर का नाम तो याद नहीं है, पर एक ब्लैक बुक होती है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप एसएलओनी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएलओनी कर सकते हैं। जेईई एडवांस के पेपर और मेंस के पेपर में दोनों में 11th और 12th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रफली इक्वल वेटेज ही होता है, पर थोड़ा सा स्लाइटली कभी कभी बायस्ड होता है 12th के लिए, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो रफली इक्वली वेटेज ही होता है। बोर्ड्स और एडवांस की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि बोर्ड्स का पेपर सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर शो करने पड़ते हैं और डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है। और पर मेंस और एडवांस का जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेंस तो प्योरली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें, तो उसमें आप ये भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि अगर आपको पता है कि 3 ऑप्शन गलत हैं, तो आप चौथे ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं रिजेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि उसको सही होना ही पड़ेगा। और जो एडवांस में कुछ कुछ जगह पे मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस भी होता है, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट क्लियर ही होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है तो आप उसमें मार्क नहीं कर पाएंगे। पर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में आप एक रिजेक्शन प्रोसेस का फायदा उठा सकते हैं। और एडवांस और मेंस में भी एक थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है कि एडवांस में क्वेश्चंस का थोड़ा डेप्थ ज्यादा होता है, तो बहुत बार उसमें क्वेश्चंस में ट्रैप सेट होता है कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा या फिर आपने ध्यान से देखा नहीं कि कुछ वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पा रही है, फिर जो भी उन्होंने ट्रैप सेट किया, तो आप उस पिटफॉल में गिर जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आपको एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करना चाहिए। तो एक मस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार उसे ध्यान से पढ़िए और इमेजिन कीजिए पूछना क्या चाह रहा है। अगर सपोज कोई फिजिक्स या मैथ्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम्स बना के, या फिर केमिस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप स्ट्रक्चर बना के प्रोसीड कर सकते हैं आगे। इसके अलावा मैं एक टिप देना चाहूंगा कि सपोज कोई बच्चा कोचिंग अटेंड कर रहा है और उनके टेस्ट कोचिंग में टेस्ट होते हैं, तो कोचिंग में टेस्ट में अगर आपका थोड़ा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है या फिर आपके कभी कभी मार्क्स सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गए तो मार्क्स कम आ गए, तो इसको लेकर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रिपरेटरी फेज है और इसमें हम सब पहली बार ही चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमें पता नहीं है, तो हमारी गलतियां होना तो जायज है। तो हम इन गलतियों से सीख के हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें आगे गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो अगर हम इस ऐसे ही आगे बढ़ते जाए तो हमारी जितनी मिस्टेक्स हो रही है वो आगे नहीं होंगी और फिर हम 100% की तरफ बढ़ते जाएंगे। एग्जाम हॉल की एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर सपोज आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है, फिर आपका क्वेश्चन फंस गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, तो आप उसे तभी की तभी लीव कर दीजिए और उसको मार्क कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट का, तो वो आप करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जब आपका पेपर हो जाता है या फिर कुछ देर बाद जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मेरा दिमाग शांत हो गया, काम हो गया, तो मैं उस क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप फिर उस क्वेश्चन पे वापस जाइए, वापस सोचिए। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो होते ही ऐसे है कि वो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं कि वो इतने हार्ड देते हैं कि उनको जो बच्चा उस पर फंस गया तो उसका फिर बाकी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उसका टाइम खराब हो जाएगा और वो रेस में पीछे हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड जो एग्जाम है वो एक सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आपको सिलेक्शन टेस्ट है, सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं बोर्ड, कि उसमें आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको अटेम्प्ट करना होता है। पर जो एडवांस्ड और मेंस है वो एलिमिनेशन टेस्ट है, कि आपको ये देखना होता है कि पहले क्वेश्चन हमको कौन सा नहीं करना। वो अगर आप डिसाइड कर ले कि हमको पहले ये क्वेश्चन नहीं करना, हम उसको लास्ट में ही करेंगे। हम पहले जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जो इजी है, जो जल्दी हो जाएंगे, वो करेंगे, और लास्ट में जो लंबे क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट है, उनको करेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। अभी तो मेंस में अच्छा स्कोर आ गया है मेरा, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट तो एडवांस की प्रिपरेशन ही है। मैं एडवांस की प्रिपरेशन में भी लग गया हूँ और एडवांस में जो भी रैंक आएगा उसके हिसाब से जो आईटी मिलेगा उसमें मैं जाना चाहूंगा। और मेरा ड्रीम तो आईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच ही है, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और मतलब आईआईटी में जाने के बाद मतलब सीएस तो मेरा ड्रीम है ही, पर मुझे एरोनॉटिक्स में भी दिलचस्पी है, तो अभी मेरा एकदम ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे सीएस में आगे जाना है कि एरोनॉटिक्स में जाना है। तो आगे कुछ भी हो सकता है, तो उधर जाके मैं अभी डिसाइड करूंगा मैं कि मुझे कौन सी ब्रांच परस्यू करनी है, और जो भी ब्रांच परस्यू करूंगा उसके हिसाब से मैं फिर मेरे आगे करियर गोल्स डिसाइड करूंगा। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो।
2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। और जैसे कि सबको पता है कि हम साल भर जितनी भी पढ़ाई करते हैं और जितनी प्रिपरेशन करते हैं, तो उतना सब करने के बाद हम भूलने जैसा हो जाता है कि हमें याद नहीं, कुछ केमिस्ट्री में चीज़ें याद नहीं, या फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भूल जाते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन मैं ऐसे कहता था कि जैसे कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो जो भी मुझे उस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, जैसे कि कोई फॉर्मूला है या फिर केमिस्ट्री है तो कोई ऑर्डर है, किसी सीक्वेंस या फिर कोई सीक्वेंस है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, कोई भी चीज़ हो जो इंपॉर्टेंट लगी और मुझे लगी कि इसे याद रखना चाहिए, पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो उसे मैं एक अलग से मैंने फोल्डर बना रखा था जिसमें मैं अपने शॉर्ट नोट्स रखता था। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में उन चीज़ों को शामिल कर लेता था। और जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेपर में, तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज किया गया, तो वो क्वेश्चंस को भी मैं उस फोल्डर में डाल देता था। और कुछ कुछ एक मिस्टेक्स का फोल्डर मैंने सेपरेट बनाया था, उसमें जैसे कि जो भी मैंने मिस्टेक्स कमिट किए, जैसे कि वो भले कंसेप्चुअल मिस्टेक हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर टाइम कम पड़ा उसके लिए से मैंने जल्दी जल्दी में करके कुछ सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पड़ा, तो मैं एक मिस्टेक्स का भी फोल्डर बनाता था और एग्जाम के पहले उसे रिवाइज करके जाता था, क्योंकि आपने वो मिस्टेक पहले भी की थी तो ऐसे चांसेस है कि आप वापस कर सके उस मिस्टेक को। तो इसलिए अगर आपको पता है कि हाँ मैंने ऐसी मिस्टेक्स की थी तो मुझे ऐसी अगली बार मिस्टेक नहीं करनी है, तो वो मिस्टेक्स का अगर आपके पास एक एनालिसिस रहता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है कि आपको पता है कि अपनी मिस्टेक्स क्या हुई है। और फॉर रिविजन, तो रिविजन में तो जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में मेनली फॉर्मूलेज और क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फॉर्मूले का तो आप फॉर्मूला शीट कहीं से भी आपको नेट से मिल जाएगी, या फिर अगर आप बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं फॉर्मूला शीट। और क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज के लिए तो जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ही फोल्डर में सारे क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे या फिर कुछ स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने की जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो मैंने एक जगह कर रखे थे और एग्जाम में जाने से पहले मैं उसे रिवाइज करके जाता था। और फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में दो तीन चीजें हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है और एक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फॉर्मूला शीट तो वैसे ही आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर खुद भी बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को आप फिजिक्स में पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपके फाइनल एग्जाम के मतलब एग्जाम के पहले रिविजन में काफी मदद करेंगे। केमिस्ट्री में तो पीसी में तो आपको कैलकुलेशन ही होती है और फॉर्मूले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें तो फॉर्मूला शीट आप बना सकते हैं। केमिस्ट्री आईओसी और ओसी के लिए आपको बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, जैसे कि कॉमन नेम है किसी कंपाउंड का, या फिर कोई प्रॉपर्टी का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का है, सोलिबिलिटी का ऑर्डर है, तो वैसी चीजें आप अपनी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं और उसे रिवीजन में आप उन शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं। तो ये तो तब की बात है जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये जब आपका पढ़ के सिलेबस खत्म हो जाता है तो रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए। और जैसे कि अभी मेंस है, अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो मेंस की प्रिपरेशन के करीब करीब 1 से 1.5 महीने पहले आप एनसीईआरटी पे फोकस कर अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी काफी बड़ी है और अगर आपको सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट 2 बार भी पढ़ना है, एक बार पहली बार पढ़कर फिर दूसरी बार रिवाइज करना है, तो आपको 1.5 महीना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साथ में आपकी कोचिंग या फिर आपकी बाकी चीजें भी बैलेंस करनी होती है। तो 1.5 महीना पहले इज अ गुड टाइम आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस बढ़ाने के लिए। और एडवांस के लिए तो एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के लिए कुछ कुछ चीजें केमिस्ट्री से आ जाती है, पर उसके लिए आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ते समय बनाए थे वो काम करेंगे आपको। और रिवीजन करने का एक और अच्छा तरीका है, ये तो एक तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स करके तरीका रिवाइज कीजिए। दूसरा तरीका कि आप क्वेश्चंस बना के रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये पेपर में इस टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे आए थे या फिर बढ़िया क्विज थी इस टॉपिक पे, तो आप उस क्विज को ही वापस बना लीजिए। तो उससे क्या कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि सपोज आपका कोई क्विज में क्वेश्चन गलत हो गया या फिर आपको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, तो आप फिर उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कीजिए जो आपके गलत हुए हैं इस रिवीजन क्विज में। तो ऐसे करके भी आपको पता चलता रहता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है और कौन से टॉपिक्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग है आप उसको जबरदस्ती उसको और क्वेश्चन बना के आपको कुछ गेन नहीं मिलेगा। आपके वीक टॉपिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम कर सकते हैं और आप और मेहनत करेंगे। और सोशल मीडिया के रिलेटेड तो मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मेरे मतलब जितने दोस्त हैं वो इधर ही रहते हैं, तो मैं तो उनसे उधर के उधर क्लास में मिल लेता हूँ या फिर इधर बाहर कभी खेलने चले गए या फिर
कहीं बाहर घूमने चले गए तभी मिलना हो जाता, तो मैं किसी सोशल मीडिया पे तो नहीं था। और स्ट्रेस रिलीफ के लिए तो मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक है, तो मैं गाने सुनता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ और गिटार कीबोर्ड भी बजाता था पहले, पर अभी कोटा में आने की वजह से वो मेरा हॉबी छूट गया। पर आपको जो भी चीज़ से स्ट्रेस रिलीफ होता है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ लोगों को नॉवेल पढ़ के या फिर कुछ पढ़ के उन्हें अच्छा लगता है उन्हें, और जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक है, कि कुछ लोगों को डांस का शौक होता है, वो डांस करके भी अपना स्ट्रेस रिलीफ कर सकता है। आपको जो इस भी माध्यम से लगे कि हाँ, आपको अच्छा फ़ील होता है, रिजुवेनेटेड फ़ील होता है, आप वो कर सकते हैं। बस आप इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी जो भी अपीयर होने वाला है नेक्स्ट अटेम्प्ट सेशन 2 और आगे भी आने वाले सालों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग डीकेटी।